बघा, एक एक साथी आपल्याकडे जोडले जात आहेत आणि न घाबरणारे, तुरुंगात गेलो तरी चालेल पण मोदी समोर झुकणार नाही असे म्हणणारे अरविंद केजरीवाल आपल्या सोबत आलेले आहेत. अरविंद जी, मैं थोड़ी देर में मेरी बात पूरी करता हूं. पवार साहेब पण आले, त्यांनाही बोलायचंय, खरगे साहेबांना बोलायचंय. पण फक्त एक दोन गोष्टी सांगतो. मोदीजींचं जे चाललेलं आहे, आईचं कर्तव्य काय असतं? जसं शोले मधला एक तो डायलॉग आहे, गब्बर सिंग सांगतो कि दूर गांव में आधी रात जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटे सो जा वरना गब्बर आ जाएगा. तसाच देशातली जनता मोदींना सांगते की आम्हाला भूक लागले, आम्हाला अन्न पाहिजे, आम्हाला नोकऱ्या पाहिजेत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे. मोदी सांगतात गप बसा नाहीतर मुसलमान येतील. अहो 10 वर्ष तुम्ही तिकडे उभवली खुर्ची. या 10 वर्षामध्ये तुम्हाला हा सलोखा करता नाही आला. दरवेळेला काय झालं की पाकिस्तानची भीती दाखवता तुम्ही. चीन बद्दल का नाही बोलत? बेकारी बद्दल का नाही बोलत? आणि मग त्यांचं जे आता सुरू झालं, मला खरंच कीव येते. तुम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला नकली संतान बोलताय. मोदीजी, तुमची असलियत काय आम्हाला काढावी लागेल. आणि मी माझ्या या सगळ्या मुंबईकरांच्या समोर तुम्हाला आव्हान देतोय, चला एका व्यासपीठावर येऊया. मी माझी 7 पिढ्यांची वंशावळ जनतेसमोर ठेवतो. मोदीजी, तुमची असली तर तुम्ही ठेवा. तुमच्या 7 पिढ्यांनी देशासाठी काय केले ते सांगा. आणि माझ्या ठाकरे घराण्याच्या 7 पिढ्यांनी काय केले हे मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही कोण आम्हाला सर्टिफिकेट देणारे? काय ब्रह्मदेवाचे बाप झालात? नाही, ते तर बोलून झालोच आहे. हे तर बोलूनच झालेलं आहे. पण मोदीजी, इकडे सगळे जे मुंबईकर आहेत, हे मुंबईकर जेव्हा संकटात असतात तेव्हा त्यांना मदत करायला धावून जातो तो शिवसैनिक जातो, भाजपचा कार्यकर्ता नाही जात. कुठे आग लागली, कुठे पूर आला, कुठे ऍक्सिडेंट झाला, कुठे बॉम्बस्फोट झाला, पहिला धावून जातो तो शिवसैनिक जातो. तो वाचवणाऱ्याला विचारत नाही तू कोण आहेस रे, हिंदू आहेस का, मुसलमान आहेस, मराठी आहेस का, गुजराती आहेस, उत्तर भारतीय आहेस का, दक्षिण भारतीय. आणि अशा बचाव कार्यामध्ये अनेक शिवसैनिकांनी स्वतःचे जीव सुद्धा गमावलेले आहेत. मोदीजी, तुमचा पक्ष एकतर स्वातंत्र्य लढ्यात नव्हताच, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सुद्धा नव्हताच. उलट तुमचे जे पूर्वज होते मोरारजी भाई देसाई, त्यांनी मराठी माणसांनी इकडे गोळ्या घातल्या होत्या. 105 हुतात्मे झाले होते. संघर्ष करून रक्त सांडून ही मुंबई आम्ही मिळवलेली आहे. आणि मोरारजी भाईंनी तेव्हा पोलिसांना सांगितलं होतं की मी गोळ्या तुम्हाला माणसांना मारायला दिल्यात, गोळ्या वाया घालवायच्या नाहीत. ही एवढी मस्ती तुम्ही आमच्या घरात येऊन आम्हाला दाखवणार? मुंबईमध्ये तुमच्या कंपन्या दादागिऱ्या करतात, मराठी माणसाला इकडे प्रवेश देणार नाही. मी सगळ्या गुजराती लोकांबरोबर विरुद्ध नाहीये. तुषार गांधींना मी काल सुद्धा सांगितले, गुजराती सुद्धा आमचे आहेत, गुजरात सुद्धा आमचाच आहे. पण हे मोदींमुळे जे 2-5 मस्तवाल झालेत, त्यांना सांगतोय वेळीत सुधरा. मराठी माणसाला जर का तुम्ही प्रवेश दिला नाही तर तुमची दरवाजे तुमचे आम्ही बंद करून तुम्हाला गुजरातला पाठवल्याशिवाय राहणार नाही. गेट आउट. आणि मोदींना पण सांगतोय, इकडे आम्ही मराठी, गुजराती, हिंदी सगळे एकत्र राहतोय, मुसलमान सुद्धा राहत आहेत, गुण्या गोविंदाने राहत आहेत. मिठाचा खडा टाकू नका. कोरोनाच्या वेळेला अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. मी स्वतः अमित शहा आणि मोदींना फोन करून सांगत होतो की माझ्याकडे राहणारे उत्तर भारतीय गावी जाऊ इच्छित आहेत, घरी जाऊ इच्छित आहेत, तुम्ही ट्रेन उपलब्ध करून द्या, मी पैसे देतो, सरकार पैसे देईल. नाही 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 अभि नाही अभि नाही अभि नाही. मग सगळे निघाले. मी त्यांना सांगितलं की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. नाही 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 अभि कुछ तो करो, कुछ तो करो. मग काही दिवसांनी सगळ्यांचा संयमाचा बांध तुटला आणि लोंढेच्या लोंढे निघाले. तरी देखील ठिकठिकाणी जिथे जिथे त्यांना थांबवता येणं शक्य होतं तिकडे आम्ही थांबवलं. जवळपास 7 ते 8 लोकांना, परप्रांतीय जे मजूर आहेत त्यांना जिथे जिथे थांबले तिथे त्यांच्या छावण्या उभ्या केल्या. त्यांना दिवसातनं 2 ते 3 वेळा आपण जेवण देत होतो, औषध पाणी देत होतो.
पण मोदी सरकारने आपल्याला ट्रेन दिली नव्हती, अजिबात दिली नव्हती. आणि मग उत्तर भारतात जे घडलं होतं, उत्तर प्रदेशमध्ये जे घडलं होतं, मोदी जी आप तो कह रहे कि गंगा मां ने आपको गोद ले लिया है. जब गंगा मां में लाशें बह रही थी तो गंगा मां के आंसू पूछने के लिए आप क्यों नहीं गए थे? महाराष्ट्रामध्ये एका सुद्धा मृतदेहाची विटंबना आपण होऊ दिली नव्हती. सगळं प्रशासन आणि तुम्ही सगळ्यांनी जी साथ दिली, सहकार्य केलं, त्याच्यामुळे महाराष्ट्र वाचला. आणि तुम्ही आमच्यावरती आरोप करता कोरोना काळामध्ये घोटाळा झाला, खिचडीचा घोटाळा. मग तुमचेच कर्नाटकामधले ते बसवगौडा, यत्नाळ, चेन्नीतलाजी आपको मालूम होगा, आपके अगल बगल कर्नाटका में है, भाजपचेच आमदार, त्यांनी जाहीर आरोप केला. कारण त्यांना काहीतरी विचारणा केली तर त्यांनी सरळ ठणकावून सांगितलं मोदी आणि शहाना, तुम्ही मला नोटीस पाठवाच, मी तुमची सगळी कुलंगडी बाहेर काढतो. कसा कोरोना काळामध्ये तुम्ही 40,000 कोटीपेक्षा जास्त घोटाळा केलेला आहे रुपयांचा, हा मी बाहेर काढतो. आणि पुढे ते म्हणाले की तेव्हा भाजपचं सरकार होतं, पण तरी देखील भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारीच आहे. आज तुम्ही जे आमच्यामध्ये लढायला लावतायत, मारामाऱ्या लावतायत, शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही तुम्हाला रुचत नाही, गद्दारांची घराणेशाही तुम्हाला चालते. काल कल्याणमध्ये गेलो होतो, तिकडे गद्दार त्यांचा मुख्यमंत्री आणि त्याचं कार्ट, त्याला तुम्ही उमेदवारी दिली. म्हणजे ही सगळी तुमची पालखी वाहणारी, तुमचे तळवे चाटणारे गद्दार तुम्हाला चालतात, त्यांची घराणेशाही चालते, पण शिवसेना प्रमुखांची चालत नाही. ज्या महाराष्ट्रामध्ये प्रमोद महाजन या व्यक्तीने भाजपाची पाळं मुळं रुजवण्यासाठी मेहनत घेतली, प्रमोद महाजन नसते तर शिवसेना भाजपा युती झाली नसती. आणि प्रमोद महाजन जर असते तर नरेंद्र मोदी नाव दिसलं नसतं, प्रमोद महाजन पंतप्रधान झाले असते. पण गद्दारांच्या मुलांना तुम्ही उमेदवारी देता आणि ज्यांनी तुमच्या पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या त्या प्रमोद महाजनच्या मुलीला, पूनम महाजनला तुम्ही तिकीट नाकारता. आमच्याकडचे सगळे भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले, ज्यांच्याकडे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयच्या धाडी टाकल्या तुम्ही, त्यांना उमेदवारी दिल्या. मग पूनम महाजनचा गुन्हा काय तुम्ही सांगा ना. जरी तुमच्या पक्षात असली तरी मी तुम्हाला विचारतोय मोदीजी, कारण प्रमोदजी आणि माझे हे भावाभावाचे संबंध होते. पण काही नाही, शेंडा नाही, बुडखा नाही, तुम्ही जगा नाही तर मारा, पण मला पंतप्रधान करा. मग उद्धव ठाकरे त्याच्या मुलासाठी लढतोय, पवार साहेब त्यांच्या मुलीसाठी लढतायत. अहो मोदीजी, आम्ही लढतोय की नाही जनता ठरवेल काय करायचं ते, पण तुम्ही स्वतः तिसऱ्यांदा बोल्यावरती चढताय, त्याचं काय करायचं, त्याचं काय करायचं. आणि म्हणून मी एक शेवटची एक कविता, जी संपत सरल हे जे कवी आहेत त्यांनी लिहिलेली आहे. संपत जी, आपकी इजाजत लिए बगैर मैं पढ़ रहा हूं, मला काय हक्कभंगाची वगैरे नोटीस पाठवू नका, कारण मी जनतेसाठी तुम्ही लिहिले म्हणून जनतेसाठी हिंदीतली कविता वाचतोय. त्यांनी काय सांगितलं की एक राजा होता, राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया, खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जिलेबियां खाने को उछलने लगा, बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर से आर पार कूदना शुरू किया, प्रजा ने मुद्रा स्थिति और मुद्रा अवमूल्यन, म्हणजे रुपयाचा अवमूल्यन वगैरे ह्या ज्या भानगडी असतात, की स्थिति पर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठने लगा. म्हणजे जे जे प्रश्न आपण उपस्थित करतो त्याला बगल कशी द्यायची हे मोदीजी करतायत. समोरचे प्रश्न जणू काही संपलेच आहेत आणि मग हिंदू मुसलमानामध्ये आगला. आता केजरीवाल साहेब आलेत. केजरीवाल साहेबांना कशाला अटक केलेली, कोणीतरी. केजरीवाल जी, मैं आपको बताता हूं, यहां कल्याण में भाजपा का एक विधायक है गणपत गायकवाड, त्यांनी पोलीस स्टेशन मध्ये गोळीबार केला आणि प्रेसनी त्यांना जेव्हा विचारलं त्यांनी सांगितलं हो मी गोळीबार केला. पण जर या मिंद्याच्या हातामध्ये हे राज्य राहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये गुंडाराज सुरू होईल. आणि सुनी सुनाई बातों पर आपके ऊपर जो कार्रवाई की, ते गणपत गायकवाडचं स्टेटमेंट चॅनलकडे आहे, वृत्तपत्रात आलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की माझे करोडो रुपये मिंदेकडे आहेत, क्यों नहीं ईडी
एक नाथ शिंदे की इंक्वायरी करती, मिंदे की इंक्वायरी क्यों नहीं करते? केवळ तुमच्याकडे आले म्हणजे ही तुमची गॅरंटी की भ्रष्टाचार करा, जेवढं खायचं तेवढं खा, पण खाऊन भाजपात या, आपको कुछ भी नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा, ये मेरी गॅरंटी आहे, मोदी जी की गॅरंटी आहे. या सगळ्या गॅरंट्या करंटी गॅरंटी ही आता बस झाली. आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या तुम्ही पाठीत वार केला. मी प्रत्येक सभेत सांगतो, तेच तुम्हाला सांगतो की हा महाराष्ट्र भोळा आहे, बाभडा आहे, पण हा महाराष्ट्र मूर्ख नाहीये. महाराष्ट्राला जर का कोणी प्रेमाने आलिंगन दिलं तर महाराष्ट्र सुद्धा प्रेमाने आलिंगन देईल. पण जर कोणी पाठीत वार केला तर महाराष्ट्र वाघ नख काढून कोथळा बाहेर काढल्याशिवाय राहत नाही. आणि महाराष्ट्राने आता वाघ नख बाहेर काढलेली आहे. आणि म्हणूनच ही लढाई आम्ही व्यासपीठावर जमले त्यांची नाहीये, ही लढाई तुमची आहे. तुम्ही ठरवायला पाहिजे की तुमचं भविष्य काय असणार आहे. तुम्हाला स्वातंत्र्य पाहिजे का गुलामी पाहिजे? तुम्हाला सगळं मोकळं पाहिजे, बोलण्याचा वगैरे अधिकार पाहिजे? तुमचे तुम्ही स्वामी व्हायला पाहिजेत की मोदींचे लाचार व्हायला पाहिजेत? हे तुमचं तुम्हाला ठरवायचंय. आणि मला खात्री आहे, ज्या तळमळीने मी तुमच्याशी बोलतोय, करोना काळामध्ये जे जे मी बोललो ते तुम्ही ऐकलात. करोना व्हायरस पासून म्हणूनच आपण वाचलो. आता या हुकुमशहाच्या व्हायरस पासून देशाला वाचवण्यासाठी एकच हिम्मत करून फक्त एका बोटाने या हुकुमशहाला गाडून टाका. आणि जिथे जिथे शिवसेनेची मशाल आहे, ती मशाल यांच्या बुडाला अशी लावा की पुन्हा हे महाराष्ट्रात येता कामा नयेत. जिथे काँग्रेसचा हात आहे, तो हात त्यांच्या असा बसला पाहिजे की ते पुन्हा येता कामा नयेत. आणि तुतारी तर अशी वाजली पाहिजे की यांची भीतीने बोबडी वळली पाहिजे. एकजुटीने हा आपल्या हुकुमशाही विरुद्धचा लढा नुसता लढायचा नाही, तर तो आपल्याला जिंकायचा आहे. आणि तो जिंकल्याशिवाय आपण राहणार नाही, हा विश्वास व्यक्त करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उद्धव साहेब. महाविकास आघाडीचा आणि यानंतर मी विनंती करतो आपचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे. मंच पे मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, असली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण और इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सीधे जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में. जेल का जवाब, जेल का जवाब, दिल्ली से आया हूं झोली फैला के आपसे भीख मांगने के लिए. मेरे भारत को बचा लो, मेरे देश को बचा लो. हमारे देश को प्रधानमंत्री जी तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं. हमारे देश को बाबा साहब अंबेडकर ने एक शानदार संविधान दिया था, जनतंत्र का. जनता चुनेगी, वोट करेगी, लोग चुने जाएंगे, वो
शासन करेंगे, जिनको जनता चुनेगी वो शासन करेंगे, जनता के मुताबिक काम किए। अब धीरे 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 प्रधानमंत्री जी ये जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मेरा उदाहरण लीजिए, दिल्ली में हमें 2015 में दिल्ली में 70 सीट हैं, विधानसभा में 70 सीट हैं। 70 में से 67 सीट 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। 5 साल बाद चुनाव हुए 2020 में, और 2015 में 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को। 2020 में 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को। तो मोदी जी ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया, उसमें मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को, सबको उसमें गिरफ्तार किया, और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो। उन्हें लगा कि गिरफ्तार करेंगे तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल ने तय किया सरकार जेल से चलाएंगे। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार जेल से चलाएंगे। अगर मोदी जी जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चला के दिखाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। हमारी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में है, पंजाब में, दिल्ली में। मैं सोच रहा था मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। मेरे जैसे छोटे से, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना उनके पास साधन है, तमाम उनके पास रिसोर्सेज हैं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार किया क्योंकि दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, शानदार सरकारी स्कूल बनाए। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएं, वो इस काम को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए। मोदी जी, आपका बड़प्पन तो तब था आप 5000 स्कूल बनाते। आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप 5000 स्कूल बनाते, तब आपका बड़प्पन था। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करके स्कूलों का काम रोक दिया दिल्ली के अंदर। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में मैंने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बनाए शानदार, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां, टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर दिया 2.5 करोड़ दिल्ली के लोगों के लिए। मोदी जी ये काम रोकना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। और विडंबना देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ जेल में गया 15 दिन तक मेरी दवाइयां बंद करवा दी मोदी जी ने तिहाड़ जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, और 10 साल से इंजेक्शन ले रहा हूं इंसुलिन के। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे को इंसुलिन के, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मोदी जी ने मेरे इंजेक्शन बंद करा दिए। 15 दिन तक मेरी 300 पहुंच गई शुगर, 350 पहुंच गई शुगर। मैं बोलता रहा वहां पे अफसरों को, कर्मचारियों को, मुझे इंसुलिन चाहिए, उन्होंने नहीं दी। बोले ऊपर से आदेश है, इंसुलिन नहीं दे सकते। अगर किसी आदमी को कई दिनों तक शुगर हाई रहे तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जब विरोधियों को और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डाल के उनके शरीर को खराब कर दिया गया। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली के सभी लोगों की मैंने बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली में लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी बड़प्पन तो तब होता जब आप पूरे देश के लोगों की बिजली मुफ्त कर देते। आपने दिल्ली के लोगों की बिजली आप रोकना चाहते हो, इसलिए आपने मुझे गिरफ्तार किया। अब दोस्तों,
ये लोग कह रहे हैं कि मुझे 2 तारीख को दोबारा जेल जाना है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया, अगर आपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना, और जो जो मुझे आजाद देखना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को जिता देना। जब आप बटन दबाने जाओ तो इस बार बटन केजरीवाल को जेल भेजने या केजरीवाल को आजाद करने के लिए दबाना। रशिया का नाम सुना है? रशिया, पुतिन। पुतिन ने क्या किया, जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। 87% वोट मिल गए, 87%। जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, सारे वोट आप ही को मिलेंगे। बांग्लादेश में भी अभी ऐसा हुआ, उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब यही काम मोदी जी देश में कर रहे हैं, हमारे देश में, कि सारे विपक्ष को खत्म कर दो। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव के 1 महीना पहले उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब हमारा अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वकील ने बोला है कि आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करेंगे। शिवसेना के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टालिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे। अरे मोदी जी, दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके चुनाव की तरह लड़ो ना। सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं, अंडरग्राउंड चल रहा है। उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल, जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टालिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को सबको जेल में डाल दो, जैसे पुतिन ने, शेख हसीना ने, जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला। और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबको पैदल कर दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है, कौन है? अगला किसका नंबर है? अगला किसका नंबर है? सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे ये लोग। बड़ा खतरनाक, एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वही राज करना चाहते हैं।
लेकिन एक और चीज है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नियम बनाया बीजेपी के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा बीजेपी में, उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर वो किसी पद पे काम कर रहा है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। उस रूल के तहत उन्होंने सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर को रिटायर किया, फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, फिर उन्होंने यशवंत सिन्हा को रिटायर किया और कई लोगों को रिटायर किया। साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। और मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को तो इस बार मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने आसपास जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के भक्त हैं, उनको बोलना अगर वो वोट डालने जाएं, ये सोच के जाएं कि वो अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आंख बंद कर लें और सोचें कि मोदी जी की बजाय अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले। और उसमें भी जितने पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं मोदी जी, जितने नेता थे बड़े छोटे बीजेपी के अंदर, सबको खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को, डॉक्टर रमन सिंह, योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा देंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए, अमित शाह बचे केवल। ये बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले अमित शाह बोले नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे हमारे 5 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे। उसके बाद एक के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में इतने नेताओं ने कहा मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी। मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने आडवाणी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था, मैं तो रहूंगा। या तो मोदी जी कह दे भाई मैं तो रहूंगा, पर अप्लाई नहीं होता, ये तो मैंने आडवाणी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाया था, उनको रास्ते से हटाने। लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं बोले। इसका मतलब मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं वो, प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वो पवार साहब के लिए बोले भटकती आत्मा, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? शरद पवार जी की इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। वो उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं, क्या बोले उद्धव ठाकरे जी को? नकली संतान। उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महाराष्ट्र की इज्जत ऊंची हो और महाराष्ट्र की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। मेरे को इन्होंने 21 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर। बजरंगबली की कृपा है। अचानक एक दिन मैं सेल में बैठा था, मेरा 25 नंबर सेल है, जेल नंबर, अब दोबारा जाना है मुझे, आप लोग मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं जेल में।
सेल नंबर 25 जेल नंबर 2 तिहाड़ जेल। और मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए मोदी जी ने। 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है। 13 अफसर बिठा रखे हैं, एक एक अफसर के पास 2-2 टीवी स्क्रीन है जिसपे मैं कितने बजे उठता हूं, बाथरूम कितने बजे जाता हूं, कितनी देर टॉयलेट करता हूं, खाना खाता हूं, टीवी देखता हूं, किताब पढ़ता हूं, क्या करता हूं क्या नहीं करता। आप सोच के देखो, अगर आपको यह पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मॉनिटर कर रहा है, जीना मुश्किल हो जाता है। और 2 टीवी स्क्रीन प्रधानमंत्री जी के अपने दफ्तर में लगे हुए, 24 घंटे मोदी जी मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मैं 21 दिन के लिए बाहर आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई, उसी वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, ये 21 दिन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल मैं देश को बचाने के लिए गुजारूंगा। 24 घंटे काम कर रहा हूं। कल सवेरे लखनऊ गया था, फिर पंजाब गया, आज सवेरे पंजाब में था, आज मैं अभी बॉम्बे आया हूं, अभी भिवंडी गया था, भिवंडी से बॉम्बे आया हूं, अब रात को दिल्ली निकलूंगा। उसके बाद झारखंड जाना है कल या परसों में। पूरे देश में घूम के मेरा एक ही लक्ष्य है, किस तरह से अपनी भारत माता को बचाना है, देश को बचाना है, तानाशाही से बचाना है। दोस्तों, मैं तो आज आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा। जैसा मैंने कहा, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये ठाकरे साहब को भी, शरद पवार जी को भी, सबको जेल में डाल देंगे। तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। जो करे शरद पवार को प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। मैंने एक वीडियो देखा, मैं बड़ा चिंतित हो गया वो वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने वोट दे के बाहर निकला, उससे मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया? बोला शरद पवार को। बोला कौन से निशान पे? बोला घड़ी के निशान पे। अभी बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। लोग, मैं देख रहा हूं, बड़ी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं, लेकिन अगर गलत सिंबल पे वोट डल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जितने लोग आज यहाँ आए हैं, वापस जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में बोल देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है, असली शिवसेना का सिंबल ये है, मशाल है। ये बताना पड़ेगा सबको, बताना पड़ेगा सबको। और असली एनसीपी का सिंबल जो है वो अब घड़ी नहीं है, वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। वो बताना पड़ेगा सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं तब तक जेल जा चुका हूंगा, जेल से नतीजे देख रहा हूंगा। पिछली बार 48 में से 42 सीट एनडीए की आई थी, इस बार 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। अगर 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आई तो मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। आप सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, खड़गे साहब ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने सुना। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपका खूब खुशियां दे। भारत माता की। धन्यवाद केजरीवालजी. आणि आता आपण त्यांचे विचार ऐकणार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेब, आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. आणि सरकारी बंधू या ठिकाणी यायला
मला याला विषय झाला त्याबद्दल पहिल्यांदा दिलगिरी व्यक्त करतो. लोकसभेची देशाची निवडणूक तुमच्या माझ्या या देशातल्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांच्या भवितव्याची ही निवडणूक आहे. अनेक निवडणुका आपण पाहिल्या, पण या देशाचं नेतृत्व ज्यांच्याकडे होतं त्या सगळ्या नेत्यांनी संसदीय लोकशाही पद्धती मजबूत कशा करता येतील या संदर्भाचे अखंड प्रयत्न केले. ही पहिली निवडणूक अशी आहे स्वातंत्र्याच्या नंतर या निवडणुकीमध्ये देशाच्या समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान आणि तुम्हा लोकांचा मूलभूत अधिकार तो कसा वाचवायचा या संबंधीचा प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर झाला. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे ते सत्ताधारी ज्याचे उल्लेख मोदींच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा आधीचे वक्ते अरविंद केजरीवाल यांनी केला. आज या सत्तेचा वापर प्रधानमंत्र्यांच्या मनाच्या विरुद्ध एखादी भूमिका कोणी मांडत असेल तर त्यांना उद्ध्वस्त कसं करता येईल या संबंधीची कामगिरी आजच्या प्रधानमंत्र्यांच्याकडून होते. जे विचारानं त्यांच्यावर नाहीत त्यांना तुरुंगात टाका. आत्ताच अरविंद केजरीवालला आपण ऐकलं दिल्लीमध्ये अतिशय उत्तम प्रशासन हे केजरीवालने दिलं. तिथल्या शाळा शैक्षणिक क्षेत्र अतिशय उत्तम रीतीने चालवलं गेलं. लोकांना आरोग्याच्या उत्तम सुविधा ह्याच ठिकाणी त्यांनी दिल्या आणि दिल्लीचा चेहरा बदलण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणं हा आपला धर्म आहे हे समजून अरविंद केजरीवाल त्या ठिकाणी काम करतात. पण हे त्यांचं काम ज्यांना मंजूर नाही ते नरेंद्र मोदी त्यांचं तुरुंगामध्ये टाकलं. का तर कुठे धोरण ठरवलं. मुख्यमंत्र्यांना राज्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या प्रश्नावर धोरणं ठरावी लागतात आणि ते धोरण त्यासाठी त्यांना तुरुंगात टाकले. त्यांच्या मंत्र्यांना तुरुंगामध्ये टाकलं. अनेक देशातल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगामध्ये टाकलं. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की मी म्हणेल त्या पद्धतीने संसार, मी म्हणेल त्या पद्धतीनं लोकशाही हा एक कैली कार्यक्रम आज देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी घेतलेला आहे. आणि हे असंच चालू राहिलं तर माझी खात्री आहे की तुमचे माझे सगळ्यांचे अधिकार उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय हे ग्रस्त स्वस्त बसणार नाही. त्यांनी टीकाची फारी केली. शिवसेनेच्या संदर्भात नकली सेना म्हणजे अरे ज्या बाळासाहेब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी तुमच्या संकटाच्या काळामध्ये तुम्हाला वाचवायचं काम केलं हे महाराष्ट्राला माहिती आहे. पण तुम्ही विसरलात. भले तुम्ही काही म्हणले किती टीकाची फारी केली तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा तरुण आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा मराठी माणूस बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेला विचार की जो आज उद्देशी फळं घेऊन जात आहेत त्याच्या मागे शक्ती उभी केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि तुम्ही किती त्या संबंधीची टीकाची फारी केली तर त्याच्याकडं या राज्याचा सामान्य माणूस धुमकून सुद्धा बघणार नाही.
आम्हाला लोकांच्याबद्दल तुम्ही बोललात, सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये कुणीतरी एक भटकता आत्मा आहे. आत्मा कधी असतो? माणूस गेल्याच्या नंतर असतो. यांना चिंता भरली आम्हाला लोकांची. भटकता आत्मा. मी एवढंच सांगू इच्छितो की हा आत्मा तुम्हाला सत्याहून बाजूला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ती करण्याची ताकद तुम्हा सगळ्यांच्या मदतीनं आम्हा लोकांच्याकडे आहे. त्याची पूर्ण उपयुक्तता ही करण्याची भूमिका घेतली जाईल एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. लोकशाही संकटात आहे, संविधान संकटात आहे, महाराष्ट्राचं हित संकटात आहे. या सगळ्यातून सुटका करायची असेल तर आपल्याला एकत्र राहावं लागेल. कुणी काही म्हणलं तर आज महाराष्ट्रामध्ये हे जे महत्त्वाचे पक्ष एकत्र आले त्या ऐक्याच्या जोरावर आणि तुमच्या पाठिंब्याच्या जोरावर उद्या ज्या वेळेला निवडणुका येतील त्या आलेल्या आहेत, चालू झालेल्या आहेत. या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये भाजप आणि मोदी या प्रवृत्तीचा पराभव करणं हे तुमचं माझं काम आहे. मुंबई शहराच्या निवडणुका या ज्या 2 दिवसावर आलेल्या आहेत त्या निवडणुकीचा पुरेपूर लाभ तुम्ही घ्या आणि उत्तम प्रकारे या ठिकाणी भाजप आणि मोदी या प्रवृत्तीचा पराभव करा हीच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद पवार साहेब.